मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, फिर से हम एक बार आपके लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। हमारी परीक्षा की जो घड़ी है बहुत नज़दीक आ गई है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा पहला प्रश्न है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर है, क्या होगा, ये हमें बताना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जब हमने क्लास में पढ़ा था अंकों की संख्याएं सम विषम, 1 अंकी, 2 अंकी, 3 की, 4 की, 5 की, बड़ी और छोटी, सब हमने क्लियर कर लिया था। तो यहाँ 5 अंकीय बड़ी से बड़ी पूछा है और वो भी सम, और 5 अंकीय छोटी से छोटी और वो भी विषम, और उन दोनों संख्याओं का अंतर करना है। क्या करना है? अंतर। तो पहले तो हम संख्या लिखते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 अंकीय लिखना है। क्या लिखना है? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो बड़ी से बड़ी लिखेंगे तो 9 जो सबसे बड़ा अंक है उसका प्रयोग हम करेंगे। तो क्या हो जाएगी? 99,998। क्या हो जाएगी? 5 अंकीय सबसे बड़ी क्या होगी? सम संख्या 99,998। ठीक है, बड़ी से बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99,999, लेकिन 9 तो क्या आता है? इकाई का अंक, उसमें 9 है वो विषम बन जाएगी। हमें सम बनानी इसलिए एक अंक कम कर देंगे, तो एक अंक कम करते क्या हो जाएगा? 99,998 हमारी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी सम संख्या हो जाएगी। अब बोला है 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या। 5 अंकीय छोटी से छोटी विषम संख्या। तो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या होती है हमारी? 10,000 होती है, लेकिन 10,000 में इकाई का अंक 0 आता है तो वो तो सम है। हमसे पूछा है विषम। क्या पूछा है? विषम। तो विषम बनाएंगे तो 10,000 के बाद क्या आता है? 10,001। तो 10,001 हमारे 5 अंकों की छोटी से छोटी क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, लिख लिए दोनों संख्या। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उनका क्या करना है? अंतर करना है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। और योगफल या योग आ जाए उसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, घटाएंगे 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 89,997। 89,997 बी हमारा सही हो जाएगा। 89,997 बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न को सरल करने पर आने वाला परिणाम किसके निकटतम है, यानी जो परिणाम आएगा वो किसके निकटतम है, वो हमें पूर्ण संख्या में बताना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन पूर्ण संख्या में। तो हमारे पास दिया हुआ है ये व्यंजक, हमें दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। तो व्यंजक को यहाँ मैं उतार रही हूँ। 22.002 गुणा में 15 माइनस 3 गुणा में 11 प्लस 5.001 और गुणा में 2। ठीक है, तो बोर्डमास का नियम यहाँ लगाएंगे। तो गुणा और जोड़ में से गुणा, जोड़ और बाकी में से गुणा पहले हल होगा। तो गुणा की हमारी ये दोनों भी है, 3 गुणा में 11 भी है, और ये दोनों भी हमारी गुणा की ही है। ठीक है, तीनों गुणा की है। तो सबसे पहले इसको करते हैं हल। तो 15 को जब 22.002 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो 15 को 2 से गुणा किया तो 15 दूनी 30, हासिल के लग गए 3। 15 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 में 3 जोड़े तो 3। ठीक है, 15 को 0 से गुणा किया तो 0। ठीक है, हासिल का लगाए नहीं, 15 दूनी 30, 30 की 0, हासिल के 3।
15 दूनी 30, 30 और 3 कितने हो गए 33। ठीक है, अब बारी है दशमलव लगाने की। तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगा हुआ है 3, 1 2 3, तो हम भी इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 और 3। ठीक है, तो 330.030 आ गया। चलिए आगे किसका निशान, माइनस का। अब 3 गुणा में 11, तो 11 को 3 से गुणा किया तो 11 33। आगे प्लस का निशान, प्लस 5.001 को किससे गुणा करना है, 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 पंजे 10। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंकों के बाद लगा हुआ है ना, या यूं कह सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम भी 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 3 इकाई की तरफ से, तो 10.002 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये भी प्लस वाली है और ये भी प्लस वाली है, तो प्लस प्लस की पहले प्लस करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो दोनों जोड़ वाली है, तो इन दोनों जोड़ वाली को जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से हम इधर लाकर जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास है 330.030 है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 1 10 है, दशमलव के बाद 0 0 2, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़े तो 2 में 0 जोड़े तो 2, 3 में 0 जोड़े तो 3, 0 में 0 जोड़े तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में 0 जोड़े तो 0, 3 में 1 जोड़े तो 4 और 3 के 3, तो क्या आ गया 34.0 सॉरी, तो 340 आया है ना, 340.032। ठीक है, और फिर क्या बच गया, -33 बच गया। अब 340.032 में से 33 को हमें घटाना है, बाकी करना है। ठीक है, तो ये दशमलव है और ये दशमलव नहीं है, पूर्ण संख्या है हमारी। ठीक है, तो इसको दशमलव बना सकते हैं, तो दशमलव बनाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 33 को क्या लिख सकते हैं हम दशमलव में, 33.000 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, तो अभी इनको भी 3 अंक तक हम समान दशमलव में बना लेंगे। अब दशमलव की, अब ये बन गया, अब ऊपर बड़ी वाली, तो बड़ी वाली ऊपर लिखेंगे, तो देखिए बड़ी वाली हमारे 340, तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0 4 और 3, दशमलव के बाद है 0 3 और 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इनको घटा लेंगे, घटाना है ना भाई, 340.032 में से 33 को घटाना था, तो 33 को भी हम दशमलव बना लिए, अब आराम से घटा सकते हैं। तो 2 में से 0 गए तो 2, 3 में से 0 गए तो 3, 0 में से 0 गया तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव, अब 0 में से 3 नहीं जाते तो एक उधार लेंगे, कितने हो गए 10, 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए 3, 3 में से 3 गया 0 और 3 के 3, तो क्या आ गया हमारा 307.032। अब इसका क्या पूछा था हमें, निकटतम पूछा था, क्या पूछा था, निकटतम है, परिणाम किसके निकटतम आएगा। तो देखिए 307 पूर्ण संख्या है, अब पूर्ण संख्या के बाद देखिए क्या है, पूर्ण संख्या के बाद दशमलव के बाद में पहला अंक क्या है, 0 है, दशांश में कौन है, 0 है, तो 0 है, तो फिर इस अंक में बढ़ोतरी नहीं होगी, वही रहेगा। अगर 5 या 5 से बड़ा आ जाता है तो 1 प्लस हो जाता है, और अगर 5 या 5 से छोटा आ जाता है, किससे, 5 से छोटा आ जाए, यानी 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, यहाँ तक जो अंक आ जाए तो बढ़ते नहीं है, वका वही रहता है। और 4 से बढ़ा जाए, यानी 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, अगर ये अंक आ जाए तो 1 प्लस हो जाता है। तो यहाँ दशमलव के बाद में 0 था, तो फिर हमारा बढ़ेगा नहीं, क्या होगा 307 ही रहेगा, और पॉइंट की जगह पॉइंट, और ये पीछे किस में बदल जाएगी, 0 0 में बदल जाएगी। तो 300 निकटतम मान क्या हो जाएगा, 307 हो जाएगा। 307.00 को हम क्या कह सकते हैं, 307 कहेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 का तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसका निकटतम मान क्या आएगा, 307। क्या आएगा निकटतम मान, 307, तो ये 307 के निकटतम आ जाएगी, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर वह 15, 25, 30 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो है, कौन सी संख्या है, हमें बताना है। ठीक है, तो कल भी मैंने बात बताई थी आपको कि छोटी से छोटी, क्या छोटी से छोटी, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जहां पर छोटी से छोटी आ जाए, न्यून से न्यून आ जाए, कम से कम आ जाए, सबसे छोटी आ जाए, लघुत्तम आ जाए, घंटियों के सवाल आ जाए,
ट्रैफिक बत्तियों के सवाल आ जाए या एक साथ कदम उठाने की बात आ जाए तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समावर्ती यानी लसप यानी एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ छोटी से छोटी आया, ये शब्द मैंने आपको लिखवा दिए थे क्लास में, अच्छे से आपको बता दिया था कि कौन से शब्द आएंगे तब लस निकालेंगे और कौन से शब्द आएंगे उनको पहचान कर आप मस निकालोगे। ठीक है, तो छोटी से छोटी आ गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि लस तो निकालना है। लेकिन क्या बोल रहा है कि नो जोड़ने पर जाना चाहिए। तो लस पर जो हमारा आएगा वो एक ऐसी संख्या होती है छोटी छोटी जिनमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाता है। उसमें ये जो दी हुई संख्या है ना, इनका भाग पूरी बार उसमें चला जाता है। लेकिन कब जाना चाहिए, इसने कहा है जिसमें नो जोड़ने पर जाना चाहिए, नो जोड़ने पर जाना चाहिए। तो फिर जब जोड़ने की बात होगी तो लसन निकाल कर उसको हम घटा लेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि वहां शेष की बात हो रही थी, तो वहां पर क्या किया था, लसन निकाल कर शेष को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। यहाँ जोड़ने की बात हो रही है तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों बात अलग है, जब शेष आ जाए तो लसन निकाल कर क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ने की बात आए तो लसन निकाल कर घटा देना है लसब में से। ठीक है, तो यहाँ पर लसन निकालेंगे। सबसे पहले तो हम भाग विधि से 15, 25, 30, 45 का। ठीक है, तो 2 का जा रहा है इसमें, तो 15 में नहीं जा रहा, 25 में नहीं जा रहा, 45 में जा रहा है, लेकिन 30 में जा रहा है, तो 30 में तो हम देंगे, 30 में तो देंगे। तो 15 में नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10 यानी 15 बार, 15 दूनी 30 होते। 45 का नहीं जा रहा, 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 का देते हैं, तो 2 का अब 15 में नहीं जा रहा, 25 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा और 45 में भी नहीं जा रहा। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या 3 का चला जाएगा क्या, तो 15 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, 45 में चला जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, तो जिसमें नहीं जाता उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, 3 का दे रहे ना, तो 3 का भाग 15 में जा रहा, 2 का तो दे लिया, 3 पंजे 15, 25 में नहीं जा रहा, 25 को ऐसे लिख देंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 15 बार चला गया। फिर क्या 3 का जा रहा है क्या, तो 5 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो इनमें तो 5 का ही जाएगा, स्वयं का ही। ठीक है, 25 में जाएगा ही नहीं और 15 में जाएगा, तो 15 में देंगे। तो 5 का नहीं जा रहा, 25 में भी नहीं जा रहा, 5 में भी नहीं जा रहा और 15 में जा रहा है, 3 पंजे 15। अब 5 5 5, इनमें 5 का जाएगा और 25 में भी जा रहा है 5 का, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या हमारी आती है 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 में 5 का ही जाएगा 1, 5 एकम 5, 1 1। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 15, 25, 30, 45 का लसप बराबर क्या आया हमारे, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, तो 2 तिया 6 और 6 ती 18 और 18 पंजे 90 और 90 को 5 से गुणा किया तो 450। देखिए 2 तिया 6, 6 को 3 से गुणा किया, 6 ती 18, 18 को 5 से गुणा किया, 18 पंजे 90 और 90 को 5 से गुणा करे तो 450। तो 450 जो लसा आया है उनमें तो इन सभी संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था कि नो जोड़ने पर जाना चाहिए, नो जोड़ने पर इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो नो जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो लसप में से हम क्या कर देंगे, 9 को घटा देंगे। तो 450 में से 9 गए तो 441, क्या आ जाएंगे, 441 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 441। अगर शेष की बात आती है तो जोड़ देते हैं और जोड़ने की बात आती है तो लसप में से घटा देते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 1584 विद्यार्थी है, इनमें 4/9 भाग छात्राएं हैं तथा शेष छात्र है। छात्रों तथा छात्राओं की संख्याओं में अंतर है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमें कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं विद्यालय में, तो कुल विद्यार्थी है 1584, उनमें से छात्राओं का भाग हमें दिया हुआ है कितना, 4/9 भाग छात्राएं।
भाग के रूप में दिया हुआ है तो हम इससे संख्या निकाल लेंगे कि छात्राएं कितनी हैं, उस विद्यालय में छात्राएं कितनी हैं। तो छात्राएं बराबर 1584 का 4/9 हम निकाल लेंगे। ठीक है, भाग के रूप में दे रखा है, हम संख्या निकाल लेंगे। तो 1584 गुणा में 4/9। ठीक है, तो 9 से कट जाएंगे, तो 9 एकम 9, 9 से 9 एकम 9, कितने बच गए 6, 68 हो गए। 9 7 63, कितने बच गए 5 बच गए। 9 छिकी 54, 176 बार कट गया। अब 176 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24, हासिल के 2, 4 7 28, 28 और 2 30, हासिल के 3, 4 एकम 4 और 3 7। तो 704 आ गई हमारी छात्राएं। 704 तो क्या आ गई हमारी छात्राएं। ठीक है, आगे क्या बोला था कि शेष छात्र, तो छात्र की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कुल तो हमारे पास है, छात्राएं हमारे पास आ गई, तो कुल में से हम छात्राएं निकाल देंगे तो छात्रों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो छात्र कितने हैं, तो 1584 माइनस 704, घटाएंगे 4 में से 4 गए 0, 8 में से 0 गए तो 8, और 5 में से 7 नहीं जाते, एक उधार लिए 15, 15 में से 7 गए तो 8। ठीक है, यहाँ रह 0, यानी 880 कौन आ गए हमारे छात्र आ गए। छात्राएं निकाल ली तो छात्र भी हमारे पास आ गए। अब हमें छात्र छात्राओं की संख्या नहीं पूछी थी, छात्र छात्राओं की संख्याओं में अंतर है। अंतर मतलब कितना अंतर है दोनों के बीच में, कितने लड़के कितने लड़कियां, उनके बीच में अंतर कितना है, यानी घटाना है। छात्र छात्राओं में अंतर, छात्राएं मतलब लड़कियां, छात्र यानी लड़के। ठीक है, उनका अंतर पूछा है, तो अंतर क्या होगा, तो अंतर बराबर छात्राएं हमारे 704 और छात्र है 880, तो 880 माइनस 704 हम घटाएंगे तो 0 में से 4 नहीं जाते 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ रह गए 7, 7 में से 0 गए 7, और 8 में से 7 गए तो 1, यानी 176। क्या आ जाएगा हमारा 176। छात्र छात्राओं की संख्याओं का अंतर कितना आ जाएगा, छात्र और छात्राओं की संख्याओं का अंतर 176 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 176। ठीक है, 704 तो हमारी छात्राएं हैं, तो 704 आंसर नहीं करना है, हमारे अंतर पूछा है तो अंतर आ जाएगा 176। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा कि गोपाल का भार अमीर से 6 किलोग्राम कम है तथा गोपी का भार अमीर से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि इन तीनों का भार 137 किलोग्राम है तो अमीर का भार है। तो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसको कैसे हल करते हैं, तो इस प्रश्न में जिसका नाम 2 बार आया है उसका भार हमें मानना पड़ता है। तो देखिए, इस प्रश्न में गोपाल, अमीर, फिर गोपी और अमीर, ठीक है, यही नाम है। अब आप देखिए इसमें किसका नाम 2 बार आया है, अमीर, अमीर, अमीर का नाम 2 बार आया है ना, बस उसी का ही आपको क्या रखना है, चाहे यहाँ किसी का भी बार पूछे नीचे, उससे कोई मतलब नहीं है, अमीर का पूछे, गोपाल का पूछे या गोपी का पूछे, उससे आपको मतलब नहीं है भाई, जिसका पूछे उसको ही मानना पड़ेगा। ठीक है ना, जिसका नाम 2 बार आया है ना उसी को ही आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अमीर का नाम 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीच में अमीर, ठीक है, और इधर लिख देंगे गोपाल, और इधर लिख देंगे गोपी। 3 ही है हमारे पास व्यक्ति, अमीर, गोपाल और गोपी। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आया उसको मानना है हमें। ठीक है, तो इसको हमने बीच में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि माना कि अमीर का भार, माना कि अमीर का भार बराबर 1 किलोग्राम है। अमीर का भार क्या माना हमने, कि माना कि अमीर का भार 1 किलोग्राम है, तो अमीर के नीचे लिख दिया हमने 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम। यहां तक आपको समझ में आया। सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए कि इसका भार इससे इतना अधिक है, इससे इतना कम है,
दोनों जगह कम या दोनों जगह अधिक आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, जिसका नाम 2 बार आता है, जिसका नाम 2 बार आता है उसको आपको मानना पड़ेगा। वजन से भी आ सकता है, यानी भार से संबंधित भी आ सकता है, या फिर अंकों से भी संबंधित आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर का नाम 2 बार आया तो हमने अमीर को मान लिया कि माना कि अमीर का भार x किलोग्राम है। और कौन था? गोपाल और गोपी। अब पहली लाइन आपको पढ़ना है। पहली लाइन क्या बोल रहा है कि गोपाल का भार, किसका भार? गोपाल का भार अमीर से 6 किलोग्राम कम है। किससे? अमीर से। गोपाल का जो भार है वो अमीर से, किससे? अमीर से 6 किलोग्राम कम है। तो अगर अमीर का x है तो फिर गोपाल का क्या हो गया? x-6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x-6। ठीक है ना? क्या बोल रहा है कि गोपाल का भार अमीर से 6 किलोग्राम कम है। तो अमीर का x है तो गोपाल का क्या हो गया? x-6 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। फिर आगे की लाइन पढ़िए कि गोपी का भार, किसका भार? गोपी का भार। गोपी का भार क्या है? अमीर से, किससे? अमीर से। अमीर से क्या है? 2 किलोग्राम अधिक है। कितना अधिक है? 2 किलोग्राम अधिक है। तो अमीर का x है तो गोपी का क्या हो गया? x+2 किलोग्राम। क्या हो गया? x+2 किलोग्राम। ठीक है, तीनों का भार हमारे पास आ गया। और तीनों का भार कितना दे रखा था? 137 किलोग्राम। कितना दे रखा था? 137 किलोग्राम। तो तीनों का भार जोड़ देंगे। पहला है हमारा, देखिए x-6 गोपाल का, प्लस अमीर का है x, और प्लस गोपी का है x+2, और तीनों का मिलाकर भार है 137। ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इससे हमें x का मान मिल जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो हमारे पास सभी का ही मान आ जाएगा। ठीक है, सभी का भार हम निकाल लेंगे। तो ये x है, ये x है, ये x है, तीनों प्लस के तो x 3x हो गए। तो ये तो हो गया 3x। ये माइनस के 6 है, ये प्लस के 2 है। एक माइनस की हो और एक प्लस की हो तो संख्याएं घटती है। ठीक है, संख्याएं क्या होती है? घटती है। और निशान हमारे बड़ी संख्या का लगता है। तो 6 में से 2 गए तो 4 तो बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का 4 आ जाएगा। बराबर में कितने? 137। ठीक है, आगे हल करेंगे तो 3x बराबर, अब माइनस के 4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 4। तो 137 प्लस 4, तो 3x बराबर क्या हो गया हमारा? 141। क्या हो गया? 141। ठीक है, आगे करते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा? x बराबर, जो हमारे 3x थे तो 3 इसके साथ गुणा हो रहा था, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो 141 बटा में 3, 3 से कट गए, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 7 21। तो क्या आ गया हमारे? 47 किलोग्राम। x का मान क्या आ गया? 47 किलोग्राम। यस, किसको माना था हमने? अमीर को माना था। किसको माना था? अमीर को। तो अमीर का भार कितना आ गया हमारा? अमीर का भार बराबर 47 किलोग्राम। अमीर का भार क्या आ गया? 47 किलोग्राम। अगर हमें अमीर का ना पूछकर गोपी का पूछता तो गोपी का कितना था? अमीर से 2 किलोग्राम अधिक था, यानी x+2 था। तो 47 में 2 जोड़े, 47 में 2 जोड़े तो क्या हो जाता? 49 किलोग्राम गोपी का हो जाता। अगर गोपाल का पूछता, गोपाल का 6 किलो कम था, तो 47 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे? 41। 41 किलोग्राम किसका आ जाता? गोपाल का। 47 में 6 गए तो 41 बच गए, 41 गोपाल का। तो गोपाल का भार भी दे रखा है यहाँ, देखिए 41, और गोपी का भी दे रखा है 49। लेकिन हमें किसका पता लगाना था? अमीर का भार। तो अमीर का भार कितना आया हमारे? 47। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 47। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि जिसका नाम आया है, जिसका भार पूछा है, उसी का ही हम x माने। नहीं, हमें किसका मानना होगा? जिसका नाम 2 बार आया है उसको x मानकर फिर हमें उनके दोनों के जो बचे हुए साथी है उनके हमें मान निकालने होंगे, और फिर इस तरीके से हम सवाल को जमा कर हल करेंगे। तो जिसका पूछा है उसको ही बताना है। तो तीनों का हमने निकाल लिया, गोपाल का निकाल लिया, अमीर का निकाल लिया, गोपी का भी निकाल लिया। तो हमें तो अमीर का पूछा था तो अमीर का आ जाएगा 47 किलोग्राम। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एल बराबर 24 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा एच बराबर 6 सेंटीमीटर वाले एक घनाभ का आयतन है। तो यहाँ पर आपको एल बी एच अगर समझ में नहीं आए तो घनाभ तो आपको समझ में आ गया होगा कि घनाभ का आयतन पूछा है। इसका मतलब है कि घनाभ की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी अंग्रेजी में भी शब्द दे देते हैं हमें, ठीक है ना। तो एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई,
लेंथ का मतलब लंबाई, और बी का मतलब होता है अंग्रेजी में ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, ब्रीथ का मतलब चौड़ाई, और एच, एच का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, क्या होता है हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई दे रखी, सीधी सी बात अब समझ में आ गया, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ठीक है। लेंथ यानी लंबाई, ब्रीथ यानी चौड़ाई, हाइट यानी ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। और मैं पूछा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई तीनों में दी हुई है। अब सबसे पहले क्या काम होता है हमारा, इकाई देखना, तो क्या तीनों की इकाई समान है क्या, तो सेंटीमीटर, 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 तीनों समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अलग होती तो फिर उनको हम समान करते। सबसे विशेष ध्यान रखना है आपको कि इकाइयां समान होनी चाहिए हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की। तो हमें आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। लंबाई कितनी 24 गुणा में चौड़ाई 10, ऊंचाई कितनी 6, गुणा करेंगे 24 को 10 से गुणा किया तो 240, और 240 को 6 से गुणा किया तो 0, और 24 छिक्की 144, 24 छिक्की 144 यानी 6 चौके 24, हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गए, 1440 हो गई, या 1440 हम बोल सकते हैं, ठीक है। 1440 आ गए। अब आयतन हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो किसी भी आकृति का जब हम आयतन निकालते हैं तो उसमें जो इकाई लगती है वो लगती है घन, क्या लगती है, घन, या फिर हमारे क्या लगाते हैं, क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। तो ये घन लगती है, ठीक है। तो घन, और क्या थी हमारी इकाई है कितनी, सेंटीमीटर में थी, ठीक है। तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर में होती तो घन मीटर, तो क्या हो जाएगा 1440, या कहे कि 1440 घन सेंटीमीटर उस घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन था हमारे 1440, संख्या तो सही थी, संख्या तो सही आई थी मान तो, लेकिन पीछे इकाई में क्या लगा हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर लगा हुआ है। तो वर्ग हम किस में लगाते हैं बच्चों, वर्ग हम क्षेत्रफल में लगाते हैं। क्षेत्रफल की इकाई किस में होती है, वर्ग में, और आयतन की इकाई होती है घन में, ठीक है। तो फिर ए हमारा गलत हो जाएगा और डी हमारा सही हो जाएगा, 1440 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए डी हमारा सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, टॉम ने 5 कॉपियां 4.50 रुपये प्रति कॉपी तथा 7 कलम 2.25 रुपये प्रति कलम के भाव में खरीदे। उसने दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिले। जैसे मान लो आप दुकान पे गए और आपने दुकान से 5 कॉपियां 7 कलम यानी पेन खरीदे। अब यहाँ कीमत भी दी हुई है प्रति कॉपी, प्रति का मतलब होता है एक, यानी एक कॉपी आई है आपके 4.50 रुपए की, यानी 4.5 रुपए की। तो 5 कॉपियां और 7 कलम किस भाव से खरीदे, 2.25 रुपये प्रति कलम। प्रति का मतलब होता है बच्चों एक कलम, तो एक कलम 2.25 की, ऐसी 7 कलमें खरीदी है, और एक कॉपी 4.50 रुपए की, ऐसी 5 कॉपियां खरीदी है। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना मूल्य का है, कितने रुपए की हमने सामान खरीद लिए, यानी कॉपियां कितने की खरीदी और कलम कितने के खरीदे, उन दोनों को जोड़ लेंगे। और फिर हमें 100 रुपए का नोट दिया था, तो 100 रुपए के नोट में से उसको घटा लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इतने रुपए दुकानदार हमें वापस देगा, ठीक है। तो निकालते हैं, तो एक एक नियम लगाकर हम निकाल सकते हैं कि चूंकि एक कॉपी का मूल्य बराबर कितना है, एक कॉपी 4.50 रुपए की, एक कॉपी 4.50 रुपए की, इसलिए कितनी कॉपियां खरीदी थी, 5 कॉपियां। तो 5 कॉपियों का मूल्य बराबर, तो 5 कॉपियां ज्यादा की आएगी, ज्यादा के लिए गुणा, तो 4.50 गुणा में 5, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 25, हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव 2 अंकों के बाद है, तो हम भी इकाई की तरफ से 2 छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो 22.50 रुपए की तो क्या आ गई, कॉपियां, ठीक है। अब कलम की बात कर ले, तो प्रति कलम, एक कलम कितने का है, एक कलम 2.25 रुपए का। तो चूंकि एक कलम का मूल्य बराबर है 2.25 रुपये,
तो कितने कलम खरीदे थे टॉम ने? 7 कलम। तो इसलिए 7 कलम का मूल्य बराबर ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए गुणा, तो 2.25 गुणा में 7, तो 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 के 7, हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, तो कितने अंकों के बाद दशमलव 2, तो 15.75 रुपए की क्या हो गए? कलम हो गए। ठीक है, कॉपियां हो गई 22.50 की, कलम हो गए 15.75 के। ठीक है, तो कुल कितने के लिए हमने कॉपियां और कलम? तो जोड़ लेंगे 22.50 और किसको? 15.75 को जोड़ेंगे, तो 5 5 7 12, हासिल का 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3, तो 38.25 रुपए के हमारे क्या आ गए? 38.25 रुपए के हमारे कलम और ये जो कॉपियां थी वो आ गई। अब हमने दुकानदार को कितना दिया था, यानी टॉम ने, ठीक है, टॉम ने दुकानदार को कितना दिया था? 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए में से क्या घटाने? 38.25 रुपए। तो 100 को हम 100.00 लिख देंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट के बाद में 25, पॉइंट से पहले 38, तो घटाएंगे, तो उधार लेंगे 10, यहाँ उधार लेगा, यहाँ 10, यहाँ रह गए 9, ये से उधार लेगा 10, यहाँ रह गए 9, 10 होते ये से उधार देगा, यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए 9, तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 8 गए तो 1, और 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ रह गया 0, तो 61.75 रुपये। तो हमको दुकानदार वाला कितने रुपए वापस मिलेंगे दुकान से? उसको 61.75 रुपये। क्या मिलेंगे? 61.75 रुपये वापस उसको मिलेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके एक नियम नहीं लगाओ तो डायरेक्ट कर सकते हो कि एक कॉपी 4.50 की, तो 4.50 को 5 से गुणा कर दो बस यहाँ पर, और यहाँ पर 2.25 को 7 से गुणा कर दो, दोनों को जोड़कर 100 रुपए में से घटा दो। आप एक नियम लगाकर नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। मैंने पूरा आपको खोलकर बता दिया कि एक नियम से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो 61.75 रुपए रुपए उसको वापस मिले, किसको? टॉम को। ठीक है, तो 61.25 है यहाँ पर, ये 62 पॉइंट है, 61.75, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 61.75 रुपये। तो अगला प्रश्न है हमारा कि साधारण ब्याज की किस दर पर 3,200 रुपये 10 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या पूछी? किस दर पर दर पूछा है, तो दर का क्या सूत्र होता है? 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन इंटू समय। तो समय है, मूलधन भी है, लेकिन ब्याज नहीं है। ठीक है, देखिए 3,200 रुपए की जो राशि है 10 वर्ष में क्या हो गई है? 8,000 रुपये हो गई है। 10 वर्ष में 8,000 हो गए हैं, 3,200 से 8,000 बन गए। इसका मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा मनी जुड़ी है वो क्या है? वो ब्याज है। 3,200 में जुड़कर क्या हो गया? वो 8,000 हो गया। जो वो पैसे जुड़कर 8,000 हुए है ना, तो वो पैसे क्या होते हैं? ब्याज। क्योंकि मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो आगे की हमारी मूलधन है, तो पीछे की क्या हो गई? मिश्र धन। क्योंकि 3,200 रुपए 10 वर्ष में बढ़कर क्या हो गए? 8,000 हो गए। इसका मतलब ये क्या बन गया है? मिश्र धन बन गया है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि मूलधन बराबर, मूलधन है हमारे 3,200 रुपये, और समय हमें दिया हुआ है 10 वर्ष। ठीक है, और मिश्र धन है हमारा, मिश्र धन बराबर है 8,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन है और मूलधन भी हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? ब्याज, क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना? 8,000, माइनस मूलधन कितना? 3,200, घटाएंगे 0 के 0, 0 के 0, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ रह गए 7, 7 में से 3 गए तो 4, यानी 4,800 रुपये तो क्या आ गया? हमारा ब्याज आ गया। हमें तो क्या निकालनी थी? दर निकालनी थी। क्या निकालनी थी? दर। ये 4,800 रुपये तो हमारा आ गया ब्याज। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी? दर निकालनी थी। क्या निकालनी थी? दर। तो दर का सूत्र होता है 100 गुणा में ब्याज बटा में मूलधन गुणा में समय। ठीक है, तो 100 गुणा में ब्याज कितना आ गया? 4,800 रुपये, मूलधन कितना? 3,200, गुणा में समय कितना? 10 वर्ष। ठीक है,
तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 16 से 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 से 2 पंजे 10, नीचे तो क्या बच गया हमारा एक 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 को एक से गुणा किया तो एक, और ऊपर 5 3 15, तो 15 बटा में एक आएगा, तो एक का तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ गया 15%, क्या आ गया 15%, दर क्या आ गई हमारी 15%, 5 3 15 यानी 15%, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 15%। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक मिश्र धातु को 80% लोहा तथा 20% निकल मिलाकर बनाया गया है। 80 किलोग्राम मिश्र धातु में निकल का भार हमसे पूछा गया है कि 80 किलोग्राम कोई मिश्र धातु है, उसमें निकल का भार कितना होगा। ठीक है, तो मिश्र धातु में 80% लोहा है और 20% निकल है, तो पूरा प्रतिशत क्या होता है 100%, तो 80% लोहा और 20% निकल, पूरा 100% हो गया। ठीक है, तो 80 किलोग्राम मिश्र धातु है, उसमें निकल का भार पूछा है, तो धातु है हमारी 80 किलोग्राम, मिश्र धातु का भार कितना है, मिश्र धातु का भार बराबर है 80 किलोग्राम। ये जो मिश्र धातु बनी थी किससे, लोहा और निकिल से। ठीक है, तो उसका कुल भार कितना है 80 किलोग्राम। तो हमसे पूछा है कि मिश्र धातु में निकिल का भार कितना है, किसका, निकल का भार कितना है, तो निकल का भार निकालेंगे, तो निकल कितना प्रतिशत है, 20% है, तो 80 का 20% निकाल लेंगे, तो 80 का मतलब गुणा 20% का चिन्ह हटते नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8 दूनी 16 किलोग्राम, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 किलोग्राम, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि निकिल का भार कितना है इस मिश्र धातु में 16 किलोग्राम में, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि निम्न संख्या पैटर्न की अगली पंक्ति ज्ञात कीजिए। संख्या पैटर्न हमें दिया हुआ है, इसका अगला में संख्या निकालने की में क्या आएगी, इसमें क्या आएगी और इसमें क्या आएगी। ठीक है, ये पंक्ति हमें दी हुई है, तो पहली वाली को देखते हैं, तो 32 फिर आगे 49 फिर आगे 66, तो 32 में कितने यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, तो हम घटाकर देख सकते हैं कि 49 में से 32 गए तो 9 में से 2 गए 7, 7 में से 3 गए तो 1। ठीक है, 4 में से 3 गए तो 1, 17 आ गए, यानी 17 इसमें जोड़े जा रहे हैं, कितने जोड़े जा रहे हैं 17। ठीक है, अगली को देखते हैं, क्या इसमें भी 17 ही है क्या, तो 66 में से 49 घटाते हैं, तो 16 में से 9 गए तो 7, और यह 5 में 4 गए थे 1, तो यानी 17। ठीक है, 17 यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, तो फिर अगली भी 17 ही जोड़ेंगे क्योंकि पैटर्न पर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ 17 यहाँ 17, तो यहाँ पर भी 66 में क्या जोड़ देंगे 17 जोड़ देंगे, तो 17 जोड़े तो कितने हो गए 6 7 13, 6 7 1 8, तो क्या हो जाएगा 83, तो पहली पंक्ति में तो क्या जाएगा 83। अगली पंक्ति देखते हैं 72, 72 के बाद निवासी, निवासी के बाद में 106, तो 72 के बाद निवासी आए तो कितने जोड़े गए, तो यहाँ भी हम घटाकर देख सकते हैं, तो निवासी में से 72 गए तो 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गए थे, यानी 17 यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं निवासी में कितने जोड़े जा रहे हैं कि 106 आ जाए, तो 106 में से निवासी अगर हम घटाते हैं तो यहाँ 16, 16 में से 9 गए 7, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गए तो 17, तो यहाँ पर भी क्या जोड़े जा रहे हैं 17 जोड़े जा रहे हैं, तो फिर अगली में भी क्या जोड़ेंगे हम 17 जोड़ देंगे, तो 6 7 13, हासिल का 1 लग गया, 1 रे 1 2 और 1 यानी 123 आ जाएगा। अगली संख्या आ जाएगी हमारी 123। ठीक है, अगली में देखते हैं आखिरी वाली पंक्ति में, तो निवासी के बाद 106 फिर 123 आ रहे, तो यहाँ पर देख लीजिए निवासी 106 फिर 123, यह दिख गया आपको। ठीक है, यानी निवासी में 17 जोड़े तो 106 और 106 में 17 जोड़े तो 123, तो अब 123 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 और 3 10 2 4 और 1 140, कितने हो जाएंगे 140। तो हमारी अगली पंक्ति में क्या आ गई संख्या 83, 123 और 140। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर 83, 123 और 140। 83 यहाँ भी था, यहाँ था, लेकिन अगली पंक्तियों का नहीं मिल रहा था, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 83, 123 और 140। तो इस तरीके से पैटर्न पर आधारित थी, तो अगली पंक्ति में निकालनी थी, तो अगली पंक्ति की संख्या हमारी पास आ जाएगी 83, 123 और 140। तो बच्चों आज हमने
अंकगणित के फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है यहाँ पर। तो अगर आपको प्रश्न समझ में आए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।